CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। आज का ये वीडियो जो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 26 मार्च वाला सेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और सेट का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको आज का ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आज मैं आपको सेट का जो एग्ज़ाम है उसमें फर्स्ट पेपर जो है आपका पेपर फर्स्ट जो आता है वो पेपर जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो आपको ठीक से इसके अंदर कैसे पेपर कर सकें उसके लिए आज आपको नेट का पेपर है दिसंबर 2012 का फर्स्ट पेपर, मैं उसको सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए, अगर क्योंकि सेट और नेट दोनों का जो पेपर फर्स्ट होता है काफ़ी समानता लिए होता है, बस फ़र्क ये कि नेट का पेपर जो होता है वो सेट की तुलना में थोड़ा सा लेवल हाई होता है उसका, ठीक है ना। तो नेट का हाई होता, अगर आप ये हाई लेवल कर लेंगे तो मेरे हिसाब से सेट को क्लियर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लीजिए अपन स्टार्ट करते हैं आज इस नेट का फर्स्ट पेपर जो कि आपके बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी करें और CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और जो टेलीग्राम चैनल है CMPC के नाम से आप उसको भी ज्वाइन कर लें। देखिए, ये आपका फर्स्ट पेपर, इसमें जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के अंदर अगर आपने एक एक को ठीक से समझ लिया तो आपका सेट के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे सेम बिल्कुल इन्हीं से मिलते जुलते आएंगे। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है ना। इंग्लिश में भी दे रखा है क्लियर, तो इसके अंदर सही आंसर है ए वाला, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के प्रकार को कहते हैं, तो ये कहलाता है मास लाइन कम्युनिकेशन, सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा, आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं, ये इसमें पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। फिर चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार है, तो सही आंसर आपके द टाइम्स ऑफ इंडिया है। भारत में एक मूक फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक थे, तो ये आपके इसके अंदर पांचवा प्रश्न का कह रहा है, भारत में मूक फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक थे, तो ये इसके अंदर आपके सही आंसर कौन है, डी, दादा साहेब फाल्के। क्वेश्चन 6 कह रहा है, शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर करता है, चारों ऑप्शन है, तो हमारा सही आंसर है एजुटेनमेंट। बिल्कुल देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। फिर आ गया ये जो जनरल मैथ्स का, निम्नलिखित श्रृंखला में विलुप्त संख्या क्या है, 0, 6, 24, 60, 120 खालिस्तान, तो आपको इसके अंदर सीक्वेंस के हिसाब से करना है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, बीच का अंतर निकाल करके आप कर सकते हो। फिर 8वां क्वेश्चन कह रहा है, 6 बालकों और 4 बालिकाओं में से 7 सदस्यों का एक ग्रुप तैयार करना है, जिसमें बालकों की संख्या अधिक हो, ग्रुप कितने प्रकार से तैयार किया जा सकता है, तो अधिक संख्या बालकों की होनी चाहिए, तो ये इसके अंदर जो सही आंसर है बी वाला। ये क्वेश्चन हुआ कैसे हैं, ये क्वेश्चन आपके NPR NCR जो अपने क्रमचय संचय पढ़े होंगे आपको उससे कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन 9 वाला, एक ग्रुप में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, पहले 10 सदस्यों का औसत 4.5 है और शेष 30 सदस्यों का औसत 3.5 है, तो पूरे ग्रुप का औसत क्या है। औसत का तरीका आपको आता ही है कि आपने खूब क्वेश्चन कर रखे हैं, तो इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 10वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि मोहन का कूट KMFYL है तो काउंट का कूट क्या होगा, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसको आप कैसे करते हैं आपको मालूम होगा, आप पहले ही जाते ही ABCD ये इस तरीके से लिख लें, आप रफ स्पेस वर्क पे ABCD लिख करके और उनके क्रम को आपको 1 2 3 डाल दें और उल्टा और दोनों क्रम डालें, ठीक है, सीधा क्रम डाल दें पहले तो, और नीचे आप 26, 25, 24, 23, 22 ऐसे डाल दें, तो आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर 11वां क्वेश्चन कह रहा है, 2 व्यक्तियों A और B की आयु का जोड़ 50 है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5/3 था, तो A और B की वर्तमान आयु क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वेशन का ए वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि A का अर्थ घटाना, B का अर्थ गुणा और C का अर्थ भाजक है, तो D का अर्थ प्लस लिया जाए, तो 90, D 9, A 29, C 10, B 2 का मूल्य क्या होगा, कुछ नहीं, आपको इसके अंदर इनकी संक्रिया रख करके सोल्व करना है, तो डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर
13वां क्या कह रहा देखिए, कृपया अभिकथन फर्स्ट और अभिकथन सेकंड पर विचार करें और नीचे दिए गए सभी कोड का चयन कीजिए। आपके पास में 2 कथन दे रखे हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। आपको ये पता लगाना है कि अभिकथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही तर्क है या अभिकथन फर्स्ट तर्क है किंतु अभिकथन सेकंड नहीं है। तो मतलब सही आंसर आपका बी वाला है, अभिकथन फर्स्ट तो तर्क है लेकिन सेकंड वाला नहीं है। क्यों? मनुष्यों के शरीर के रंग में अंतर सूर्य से दूरी के कारण होता है, किसी चीज स्थायी विशेषता के कारण नहीं। शरीर का रंग शरीर पर सूर्य और किरणों की प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं। गलत है बिल्कुल ये, तो ये अभिकथन नहीं हो सकता है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते। देखिए सेम क्वेश्चन जो आपको मैंने सेट वाला कराया उसमें ये क्वेश्चन ये होगा, उसके अंदर था भी। इसके जस्ट पहले मैं आपको सेट का पेपर करा चुका हूँ और इस पेपर के अंदर कितने ही सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेट के अंदर पूछे गए हैं, ध्यान देना। तो इसमें यह सही आंसर पहला वाला है, सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं। यूं का यूं क्वेश्चन ये अपने उसमें था। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्वनिर्मित परिभाषा होती है, अस्टिपुलेटिव डेफिनेशन, तो वो डी वाला है, ना सत्य और ना ही असत्य, ठीक है। फिर 16वां प्रश्न कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड में दिए गए उचित विकल्प का चयन कीजिए। हमने ऐसे ही क्वेश्चन सेट का पेपर लिया था जो 2016 वाला, अपने 15-14 वाला, तो वो भी आपने देखा है, उसमें वैसे प्रश्न थे। तो इसके अंदर आपके सही आंसर क्या हो जाएगा, बोधक, है ना, परसीवर। फिर 17 क्वेश्चन कह रहा है यदि इस कथन को सत्य माना जाए कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से एक कथन युग्म को सही माना जा सकता है, ठीक है। ये इसको सत्य माना गया है। तो अभी आपके पास में 4 कथन दे रखे हैं, आपको ही पता करना कि कौन सा सही माना जाएगा। तो इसके अंदर ये ए वाला सही है, फर्स्ट और सेकंड, सभी आज्ञाकारी व्यक्ति विद्यार्थी होते हैं और सभी विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं। ये आपके वो लॉजिक वाला प्रश्न है जो आपने पढ़ रखा है, आपको ठीक से इसको समझ कर करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वां, सही कोड का चयन कीजिए। निगम यानी कि निगमन यानी कि डिडक्टिव तर्क यह दावा करता है, पहला, निष्कर्ष आधार में निहित किसी भी वस्तु से अधिक का दावा नहीं करता है। निष्कर्ष अंतिम रूप से आधार और आधारों द्वारा पुष्ट होता है। यदि निष्कर्ष असत्य है तो आधार या तो सत्य होगा या होंगे या सत्य। यदि आधार का संयोजन सत्य है तो निष्कर्ष भी सत्य होगा। तो इसके अंदर डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी ये सभी के सभी जो है वो सत्य हैं। देखिए एक टेबल आपके ऐसी हमेशा उसमें आएगी। अगले ये कह रहा है निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न 19 से 24 तक के उत्तर दीजिए। अब ये प्रश्न इतना इजी आता है कि इनमें से एक भी प्रश्न अपना गलत नहीं होता है। हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं 2007, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, आपको सेम ऐसे आंकड़े दे दिए जाएंगे अलग अलग मदों के अंतर्गत, और फिर ये 19 से 24 तक जो है आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये कह रहा है कि समाज सेवा में ऐसे कितने कार्यकलाप हैं जिनमें वर्ष 8-9 में समाज सेवाओं पर हुए कुल खर्च का 5% से कम खर्च हुआ है। तो 5% से कम खर्च के बेस पे, क्योंकि ये इसके अंदर आपके सारे ये परसेंटेज है, तो आपको इसके अंदर यहाँ से देख लेना कि 5% से कम किस किस में हुआ है, ठीक है, वो आप देखना। 8-9 की बात कर रहा है तो 8-9 ये रहा, ठीक है। इसके अंदर 5% से कम वाली कितनी मदें हैं, तो ये इसके अंदर सही आंसर आपके क्या होगा, डी वाला। उपयुक्त सभी के अंदर 5% से कम हुआ है, ये देख लीजिए आप, है ना। ये 4 से लेकर के ये ऐसी समाज सेवाओं पर वह किस वर्ष में उच्चतम दर पर बढ़ा है, तो आप दर निकाल सकते हो। इसके अंदर आपके सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। व्यय में हिस्से की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से कार्य लगभग स्थिर रहे हैं, ठीक है ना। अब कौन से कार्य लगभग स्थिर रहे हैं, तो इसके अंदर आप सोल्व करके देख लेते हैं। सी वाला ऑप्शन सही है, सूचना और प्रसारण वाला मामला है वो लगभग स्थिर रहा है। देख लो, ये देखो 22, 22, 20, 20 पॉइंट में लगभग सभी बहुत ही क्लोज आंकड़े हैं, बाकी सब में क्लोज आंकड़े नहीं है। फिर अगला कह रहा है समाज सेवाओं के निम्नलिखित में से कौन सी मदों में वर्ष 7-8 से 2010-11 के दौरान व्यय में अधिकतम वृद्धि दर पाई गई है, तो इसके अंदर बी वाला ऑप्शन जो है आपके वो करेक्ट है। ये SC ST वाला जो आप आराम से इससे
सारणी से कंपेयर करके आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मदों में वर्ष 2007-8 से 2009-10 के दौरान व्यय में अधिकतम गिरावट दर पाई गई। तो ये इसके अंदर आप देखें, श्रम और रोजगार, लेबर वाले में पाई गई है ये श्रम रोजगार। ये देखिए आप 27, 27, 22, 25। तो ये इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो आराम से। ये प्रश्न तो आप इजी वे में सही कर सकते हो और आपको एक टेबल ये पूरी मिलेगी। तो आप इस पेपर को जरूर करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको 26 मार्च से पहले आपको ऐसे ही 10-12 पेपर सोल्व कराऊंगा, पर डे आपको पेपर मिलेगा ऐसा, ठीक है। और इस पेपर को ठीक से अगर आपने देख लिया, समझ लिया, बस शर्त ये है कि जो तात्कालिक आंकड़े हैं, मतलब जैसे यहाँ आंकड़े इसमें 7-8 संदेह का, तो यहाँ वो चेंज कर देगा और कुछ भी नहीं है। तो ये आपको थोड़ा देख लेना और उस हिसाब से करंट वाले क्वेश्चंस पर फोकस कर लेना है। फिर चलते हैं हम, कंप्यूटर वाले प्रश्न आ गए हैं। 25वां, ALU का अर्थ है, तो कॉमन बात है, सभी जानते हैं, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके अंदर ALU अमेरिकन लॉजिक यूनिट, ध्यान देना, बहुत खास क्वेश्चन है। इसको अपन एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सही आंसर है वो ए वाला अमेरिकन लॉजिक यूनिट। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आपको ध्यान रखना है। इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सभी जानते हैं एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आप इंग्लिश वाला वर्ड जरूर आप देख लें ताकि आपके रॉन्ग नहीं हो। अगला कह रहा है, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, वो मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर वायरस क्या है, आप सभी जानते हैं, एक सॉफ्टवेयर है। फिर इनमें से कौन सा एक सही है। देखिए आपको ये जो बाइनरी वाला जो है ना, ऑक्टरी और बाइनरी वाला, ये सब आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि इसका क्वेश्चन आपके एक बनता ही बनता है। इसमें 3 कैडर बनते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर कौन सा एक सही है, तो ये मेथड अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। सही आंसर इसके अंदर डी वाला है। MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है। देखिए ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, और ये प्रश्न आपके ना उसके अंदर सेट के अंदर भी पूछा है। फिर कह रहा है 30वां क्वेश्चन, एक उपसंधि प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपके क्या है, सही POP, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है, तो सही आंसर आपके ए वाला है, आर्द्र स्थल यानी वेटलैंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जापान में मीनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी। देखिए ये सेम क्वेश्चन आपके मरकरी वाला है, सही आंसर है पारा। ये क्वेश्चन भी आपके उसमें सेट के अंदर पूछा था। अगला क्वेश्चन, जैव आवर्धन का तात्पर्य यानी बायो मैग्निफिकेशन मीन्स क्या है, किसकी वृद्धि से होता है, तो ये पहला वाला सही आंसर है, जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता, ये इसका सही आंसर है। फिर 34वां क्वेश्चन है। देखिए एक बात ध्यान देना, आप हर क्वेश्चन को ठीक से देखें। जैसे 34वां क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, नागोया उपसंधि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ठीक है। ये प्रश्न किसका है, ये प्रश्न जो है पर्यावरण का है। मतलब आपको इसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको ठीक से स्टडी कर लेने हैं, ताकि आपका इसका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ये पेपर आपको ज़रूर देखने चाहिए 26 मार्च से पहले पहले, ध्यान रखना, क्योंकि आपको 10-12 पेपर अगर आप इसे सोल्व कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको सेट क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसके अंदर सही आंसर क्या है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। फिर 35वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, वो है जल ऊर्जा यानी कि हाइड्रो पावर, सही आंसर। भूकंपों के संदर्भ में रिएक्टर स्केल पर परिमाण 1 की वृद्धि का अर्थ क्या है। देखिए क्या शानदार क्वेश्चन है ये इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है, भूकंपी तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। परिमाण 1 की वृद्धि का मतलब आयाम 10 गुना बढ़ जाएगा, ये आपके इसके अंदर खास तौर से ध्यान देना होगा। 37वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है, HDI। अब ये प्रश्न तो आपको अच्छी तरह से, ये इकोनॉमी का प्रश्न, ध्यान रखना, जनसंख्या और इकोनॉमिक्स है, तो आपको ठीक से देखना। इसके अंदर ये सी वाला इसके अंदर नहीं आता। ये मतलब HDI का जो आकलन होता है वो इसमें साक्षर दर, सकल नामांकन, आयु प्रत्याशा तीनों शामिल होते हैं। लिंग अनुपात इसके अंदर नहीं होता है, ध्यान देना। जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो इसका आंसर आराम से दे सकते हैं।
38वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं। देखिए कैसा प्रश्न पूछा है इसने, मतलब किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं। तो ये प्रश्न देखो, ये पेपर 2012 का है, तो ये उस समय तात्कालिक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के पैटर्न को आप देख लें। इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस समय की बात करें तो ये बी, यूएसए के बाद भारत में सबसे अधिक छात्र है। हो सकता है अभी बढ़ गया हो या कम हो गया हो, तो आपको इसको सर्च कर लें और आप गूगल या कहीं से भी और इसको क्लियर करें। काम तो ये पैटर्न क्वेश्चन आपको देखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन यही बनेगा। 39वां क्वेश्चन कह रहा है भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये पहला वाला ऑप्शन है करेक्ट, 1 और 4, यानी पहला वाला जो है वो रॉन्ग है और चौथा वाला रॉन्ग है, बाकी दूसरा तीसरा जो है वो सही है। तो ये हिस्ट्री का प्रश्न पूछ लिया, जनरल आप कर सकते हैं इसको, मतलब पॉलिटिकल का। क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय उच्च अधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पण आदि में निम्नलिखित में से कौन से पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहते हैं। ये उस समय का क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी के टाइम का, और इसके अंदर तो आपके पास हिज एक्सीलेंसी, महामहिम, माननीय, श्री और श्रीमती। तो इसके अंदर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 2। एक तो हिज एक्सीलेंसी और दूसरा महामहिम, यानी ये जो अंग्रेजों के समय से वर्ड चले आ रहे थे, तो ये इनको हटाने की वो उन्होंने पहल की थी। 41वां क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। मतलब 4 ऑप्शन आपके मतलब दे रखे हैं, तो कौन से करेक्ट हैं। तो ये आपके डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 2 और 3। केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है। देखो कितना शानदार है, पहला और दूसरा, चौथा ये पॉसिबल ही नहीं। अपन जानते हैं अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते अपन, जो मूल अधिकार है, और राज्य विधानसभाओं को समाप्त करना पॉसिबल है ही नहीं है। बस ये 2 ही आपके पास ऑप्शन लग रहे हैं जिनमें वो सुधार कर सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42वां, सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है निर्धनता कम करो, मानव विकास सूचकांक, सामाजिक सहायता, न्यूनतम आवश्यक योजना। तो ये इसके अंदर आपके पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान देना। ए निर्धनता कम करो कार्यक्रम, यानी कि ये चौथा वाला बने रहेगा। ठीक है, ऐसी मानव विकास सूचकांक, ठीक है, पी वाला, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो, ये ऐसे ही प्रश्न आपके बनेंगे। बस खास ध्यान रखना कि ये इनकी जगह ये जो दे रखे हैं ना, अभी तात्कालिक योजनाएं क्या है भारत सरकार की, ठीक है, वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। लेकिन एक बात कहूँ, यहाँ जो नेशनल लेवल की जो योजनाएं उन पर वर्णन किया है आपको, क्योंकि ये सेट का एग्ज़ाम है, तो ये अलग अलग राज्यों में पर्टिकुलर गवर्नमेंट की योजनाओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको राजस्थान सरकार या अगर आप किसी अदर राज्य से हैं तो अदर स्टेट की योजनाओं के बारे में ठीक से स्टडी कर लेना। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास क्या होना चाहिए, जो लर्नर्स है ना। तो डी वाला करेक्ट है, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए, सही आंसर। फिर कह रहा है कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। देखिए ये प्रश्न उसके अंदर ही पूछा था, सेट के अंदर भी, वो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, छात्र केंद्रित, अपन जानते ही हैं। फिर आता है ये ऐसे जो दोनों प्रश्न है 43-44, ऐसे क्वेश्चन हमारे रॉन्ग नहीं होने चाहिए, हमें ठीक से पढ़ लेना चाहिए। एक बार ढंग से स्टडी कर ले तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, तो इसके अंदर सही आंसर आपका डी है, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। सबसे खास बात तो उसके अंदर आइडिया चाहिए, विचार आना चाहिए, नया आइडिया, और आजकल हर गवर्नमेंट न्यू आइडिया पर ही काम कर रही है। दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना से अभिप्राय, देखो ये प्रश्न उसके अंदर ही पूछा है, ये सी वाला सही है। अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। देखिए ये नेट का क्वेश्चन है, नेट में पूछा है नेशनल लेवल पर, जबकि इस तथ्य पर अक्सर विरोधाभास चलता रहता है, लेकिन आप इस पर आकलन कर सकते हैं कि इस प्रश्न की क्या इम्पोर्टेंस है।
क्वेश्चन 48 कह रहा है, कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं अंतर्वैयक्तिक जनसंचार, सामूहिक संप्रेषण, आमने सामने संप्रेषण। तो ये सामूहिक संप्रेषण कहलाता है। कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को सामूहिक संप्रेषण कहलाता है। फिर आता है, किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सूचक है। तो इसके अंदर सही आंसर क्या है, प्रभाव गुणक। अब आपको इसमें ये पूछा है तो आपको एच इंडेक्स क्या है, जी इंडेक्स क्या है, आई10 इंडेक्स क्या है, इन सभी के बारे में थोड़ी स्टडी कर लेनी, ताकि आपको इनमें से क्वेश्चन कोई सही पूछ सकता हो तो आपके सही हो जाए। क्वेश्चन 50 कह रहा है, बेहतर शोध नैतिकता यानी कि रिसर्च एथिक्स से क्या अभिप्राय है। तो सही आंसर बी वाला है, केवल किसी पीएचडी शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या सौंपना। फिर 51 वाला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है। तो ये स्तरबद्ध प्रतिदर्श, देखिए ये आपको ठीक से पढ़ लेना है। ये स्टैटिक्स का प्रश्न ध्यान रखना, जो सांख्यिकी है आपको मेरे हिसाब से जो लक्ष्मी नारायण नाथुराम का वाली जो बुक है हिंदी मीडियम वालों के लिए आप और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर ये बुक है। आप अगर उस बुक को ठीक स्टडी करेंगे तो आपके ये इसके जो क्वेश्चन है सही हो जाएंगे। डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। 52 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ एपीए के अनुसार लिखे गए हैं। तो ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, शर्मा वी 2010 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, नई दिल्ली, टाटा मैग्रा हिल, ये इसमें सही आंसर है। शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अब ये शोध, क्योंकि देखो आप नेट सेट की बात करते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 4 3 5 6 ये इसका सही क्रम बैठेगा। 54वां कह रहा, असत्य कथन की पहचान कीजिए। कुछ नहीं, देखो ये परिकल्पना निर्माण आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये आपको लक्ष्मी नारायण नाथुराम का वाली जो बुक है स्टैटिक्स वाली, आप उसको ठीक से स्टडी कर लें, उसमें ये सब चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो डी वाला ऑप्शन इसके अंदर कंप्लीट है, सही है। मतलब असत्य कथन वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये जो इसके अंदर सही नहीं है। फिर चलते हैं अपन, देखिए एक इसने यहाँ पर एक पैराग्राफ और दे दिया है, निम्नलिखित, मतलब कितना बढ़िया काम है। देखिए पैराग्राफ वाला तो मामला बहुत इजी है, 55 से 60 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पैराग्राफ को मैंने कहा कि आप ठीक से स्टडी कर लें, एक बार स्पीड से पढ़ें, दूसरी बार थोड़ी सी धीमी गति से, और तीसरी बार हल्का सा और एक बार और पढ़ लें, और फिर उसके बाद में इन क्वेश्चंस के आंसर दें। तो ये 55 से 60 तक के क्वेश्चन आप इजी वे में कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो आपका जो है आज काफ़ी इम्पोर्टेंस रखने वाला होगा। आप इसको ज़रूर स्टडी करें। जिसने इस वीडियो को अंत तक देखा है, जिसने ठीक से पढ़ा है, मेरे हिसाब से उसका सेट एग्ज़ाम इजी वे में क्लियर हो जाएगा। तो आप इसमें देखिए, यहाँ एक बात और ध्यान देना, क्वेश्चन कुल 60 थे, आपको इसके अंदर 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है ना, प्रेफरेंशियल फर्स्ट 50 क्वेश्चन। लेकिन अपने सेट में सिस्टम ऐसा नहीं, उसके अंदर सीधे सीधे 50 क्वेश्चन आएंगे। और फिर भी आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना ठीक से, ताकि आपको पेपर में दिक्कत नहीं आए। तो ये आपका जो पेपर है नेट दिसंबर 2012 का, इसको आप ठीक से स्टडी करें, आपको सेट क्लियर करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी करें, और जो CMPC यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही CMPC टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लें। आप इसको लगातार देखें, अगला आपको वीडियो नेक्स्ट लगातार मिलेगा, अगला पेपर फिर से मिलेगा, आप ज़रूर देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक्स।